आपने सुना होगा 3, 4 या 5 मर्डर्स। इनमें ज़्यादा सुने होंगे या तो मूवीज़ में। एक ऐसा सीरियल किलर जो 37 मर्डर करने का दावा करता है और पुलिस को उन कत्ल की सीरियल किलर्स के बारे में जानना चाहेंगे जिसने मर्डर्स की शुरुआत की। तो लेट्स गेट स्टार्ट। बात कुछ 1968 में 12 दिसंबर को एक हाई स्कूल के 2 स्टूडेंट्स बेली जेनसेंस और डेविड फैराडे डेट के लिए निकलते हैं। इन कपल्स को पता नहीं था कि आज ये डेट पर इनकी डेथ में बदलने वाली है। तो ये कुछ लेक हरमन रोड नामक कुछ जगह होती है, वहाँ पर मतलब डेट के लिए निकलते हैं। तो ठीक रात के लगभग 10 से 11 बजे बज जाते हैं। कपल्स की मतलब डेड बॉडी मिलती है पुलिस को। तो पुलिस की इस वारदात को इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है कि मतलब इनका मर्डर किसने किया। शायद पुलिस को ध्यान नहीं था कि अब मौत का खेल स्टार्ट हो चुका है। पुलिस के अकॉर्डिंग डेविड को सिर में गोली लगी और बेटली जॉनसन को पीठ में 5 गोली मारकर हत्या कर दी। इसी बीच ठीक 6 महीने बाद फिर से एक न्यू मर्डर के वारदात को अंजाम देता हुआ ये शख्स इस समय अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे होता है वो मना रहा था, जो कि 4 जुलाई 1969 को दिन था। 18 साल के डार्लिन फेरिन और 16 साल के माइक मैग्यू अपनी गाड़ी को लेकर कुछ 5 वर्ष के कुछ सामान होते हैं उनको वो लेने के लिए जाते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि उनकी गाड़ी का कोई पीछा कर रहा है। उन्होंने इस शक को दूर करने के लिए अपने जो गाड़ी है उसको जो एक पार्क था उस पार्क में मतलब पार्किंग किया। तो अजनबी भी उनके पीछे ही उस पार्क में चला आया। थोड़ी देर बाद वो अजनबी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अजनबी वापस गाड़ी को घुमा फिरा कर उनकी गाड़ी के पीछे लगा देता है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। फिर गाड़ी से एक लाइट बैटरी होती है, उसको लेकर अजनबी वो उतरता है और लाइट को डार्लिन और माइकल था उसके मुंह पर मारता है। स्टार्टिंग में तो उनको लगता है कि कोई पुलिस वाला होगा। जैसे वो कार के पास आता है और उन पर गोलियां मार के उनकी भी हत्या कर देता है। इस वारदात में जो लड़की थी डार्लिन उनकी मौत हो जाती है और माइकल बच जाता है। माइकल ने कातिल को देख लिया था। जैसे ही पुलिस आती है माइकल को एक नई उम्मीद दिखाई देती है कि पुलिस माइकल के जरिए कातिल का मतलब स्केच बनवाती है। इस वारदात की हैरान करने वाली बात यह थी कि उसी रात को करीब 12:40 पर वैलीजो पुलिस डिपार्टमेंट में एक अननोन पर्सन का कॉल आता है जो फ़ोन बूथ से किया था। कॉल को कट कर देता है। ये कॉल जोडियक किलर की फर्स्ट कॉल थी जो उसने पुलिस को की थी। इसके जस्ट 1 महीने बाद जोडियक किलर ने 3 लेटर्स लिखे जो डिफरेंट थे, जो न्यूज़पेपर को लिखे थे। इस लेटर में जोडियक किलर ने अपने उन सभी मर्डर्स को फुल्ली एक्सप्लेन किया जिसको उसने किया था। अपनी बात को साबित करने के लिए जोडियक ने पहला लेक हरमन में हुए मर्डर, दूसरा इंडिपेंडेंस डे पर पार्किंग में किए गए मर्डर का जिक्र किया। कब मारा, कौन सी बुलेट से मारा और मर्डर में डेथ कपल्स के कपड़े थे वो कैसे पहने थे, ये पूरा डिटेल में बताया। लेटर के साथ ही एक खुफिया कोड मैसेज भी लिखा और इसकी डिमांड थी कि ये साइपर अगले दिन न्यूज़पेपर में छपना चाहिए, नहीं तो और मर्डर्स करेगा। ये कोड से बना साइपर इंटेलिजेंस एजेंसी को डिकोड करने के लिए भेजा जाता है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है वो भी इसको डिकोड नहीं कर पाती है। इस साइपर को न्यूज़पेपर में भी छापा जाता है। अगले ही दिन सैन फ्रांसिस्को का एक व्यक्ति इसे डिकोड कर देता है। उसने लिखा था कि जो लोग उसने मारे वो बाद में ऊपर उसके गुलाम बनेंगे। तो ये उसमें लिखा था, जो कि एक अचंभित करने वाली बात थी। तो कुछ महीने बाद जोडियक किलर रिटर्न कम बैक करता है। उसने सितंबर 27, 1969 को कॉलेज कपल्स जो पिकनिक के लिए जा रहे थे, हार्टनेल और सिसेला शेपर्ड, देखते हैं कि इंसान उनके करीब आ रहा है जिसने एक मतलब हुड पहना हुआ था जिस पर जोडियक का चिन्ह भी बना हुआ था। जैसे ही पास आता है जोडियक गन निकालकर गन के जोर पर उनके गाड़ी और कुछ पैसे होते हैं वो उनसे ले लेता है। हालांकि पैसे साबी वापस कर देता है, लेकिन अब की बार कपल्स के हाथ थे वो पीछे बांध देता है और चाकू से कई बुरी तरह से वार करता है और चाकू से मारता गया। जोडियक ने सोचा अब दोनों मर गए और कपल्स की गाड़ी की ओर बढ़ता है और गाड़ी पर एक मैसेज लिखकर फरार हो जाता है। उस मैसेज में जगह का नाम, टाइम, डेट और हथियार लिखा हुआ था। पास में ही मौजूद एक मछुआरा उनको देखता है और वह चेक करता है कि इन कपल्स की सांसें चल रही है या फिर नहीं। उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया, लेकिन उनमें से लड़की की मौत हो जाती है। पुलिस को सब कुछ बता दिया। उस दिन जोडियक शाम को पुलिस को कॉल करता है और मर्डर की डिटेल बताता है और
यही जोडी की सबसे बड़ी गलती थी। उस और पुलिस ने जोडी के मर्डर्स में कॉमन पैटर्न को ढूंढ निकाला था कि जो जोडिक है वो मर्डर कर रहा है, उसकी कॉमन चीज़ें, उसकी कॉमन क्या बात है, उसका पैटर्न निकाल लिया था। जिसमें पहला था वो यंग कपल्स को ही टारगेट करता है। सेकंड, उसके हमले वीकेंड्स या हॉलीडे पर ही होते हैं। थर्ड, रात को हमला करता है या फिर शाम को। फोर्थ था जोडिक हर मर्डर के बाद उस मर्डर का पुलिस को जिक्र करता है। मैक्सिमम मर्डर डेटिंग पैलेस पर ही होते हैं। ज़्यादातर मर्डर्स कार्स या पानी के पास ही करता है। इन सभी पैटर्न को मिलाकर जाहिर होता है कि जोडिक या तो लव में एक घटना से चिढ़ा हुआ है या फिर उसकी फीमेल से कुछ खास नफरत है, क्योंकि पिछले 3 हमलों में से 2 हमलों में जो लड़के थे वो बच गए थे। पुलिस इसी पैटर्न के पीछे थी, लेकिन जोडिक का अगला कदम इस पैटर्न को ब्रेक करने वाला था। अगेन एक कैब ड्राइवर को रोककर प्रेसिडियो मैपल स्ट्रीट जाने को बोलता है। जैसे ही गाड़ी रोकता है, जोडिक कार ड्राइवर को शूट कर देता है और ड्राइवर का शर्ट का जो टुकड़ा होता है उसे भी काट कर ले जाता है। पास में ही बिल्डिंग में बच्चों ने इस वारदात को देख लेते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, लेकिन जब इन्फॉर्मेशन के समय उन्होंने जो जोडिक का बॉडी कलर ब्लैक बता दिया था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक राउंड मारती है तो उनका जोडिक से आमना सामना हो जाता है, लेकिन जोडिक का एक बहुत बड़ी गलती थी कि उसका जोडिक का स्किन कलर उन बच्चों ने ब्लैक बता दिया था। पुलिस ने जोडिक से पूछा कि यहाँ से कोई शख्स गुजरा है जो जल्दबाजी में होगा। इस सरलता से कहा कि एक शख्स गन के साथ इसी ओर चला गया है और पुलिस भी उसी रास्ते से निकल जाती। अगर पुलिस उतरकर पूछती तो लगभग उन्हें उसके कपड़ों पर लगे फेस से उसे जान सकती थी। जोडिक एक बार फिर पुलिस के चुंगल से बचकर निकल जाता है, लेकिन इस बार पुलिस को जोडिक के फिंगरप्रिंट्स कार से मिल जाते हैं। जोडिक एक बार फिर न्यूज़पेपर को लेटर लिखता है और उस कार ड्राइवर पॉलिस्टीन की हत्या का डिटेल में बताता है और जो शर्ट का टुकड़ा लाया था उसको भी भेज देता है। लेकिन इस बार जोडिक ने स्कूल बस पर हमला करने की धमकी दी। इस धमकी ने पूरे एरिया को एक खौफ से भर दिया था। पुलिस ने कई हफ्तों तक स्कूल बच्चों पर निगरानी रखी, बट कोई हमला नहीं हुआ। जिन बच्चों ने जोडिक को देखा था उनसे एक फ्रेश स्केच तैयार करवाया जोडिक का और सभी ड्राइवर्स को पब्लिश कर दिया गया। लेकिन एक बार जोडिक ने अपना खेल खेला। वो पुलिस को कॉल करता है और मेलिन बेली नाम वकील को टीवी शो पर की बात करने के लिए कहता है, जो उस समय के जाने माने वकील हुआ करते थे। कुछ समय बाद जोडिक कॉल करता है और कॉल कट कर देता है। कुछ टाइम बीतने के बाद वापस कॉल आती है। इस बार जोडिक अपना नाम सैम बताता है। इसी शो में 35 टाइम्स कॉल्स किए गए, बट उनमें से 12 ऑन एयर हुई। कॉल के दौरान वकील ने कुछ क्वेश्चंस किए, उनका जवाब उल्टा सीधा पाया गया। बाद में पता चला कि ये कॉल्स जोडिक ने की ही नहीं थी, क्योंकि जिन लोगों ने जोडिक की जो असल आवाज़ सुनी थी वो बता रहे थे कि ये जोडिक की आवाज़ नहीं है। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ये कॉल्स नापा स्टेट हॉस्पिटल में एडमिट एक मेंटल पेशेंट ने की थी। तो टीवी शो हुआ था, उनको 2 लेटर फिर से लिखता है और इस बार लेटर के साथ एक साइपर भी लिखता है। बीच में उसे पब्लिश करवाना चाहता था। उसमें से पहला साइपर था जिसे डिकोड किया गया, लेकिन दूसरा साइपर था उसे लगभग 50 साल तक डिकोड नहीं कर पाए। इसे 5 दिसंबर 2020 में इसे 3 कोड ब्रेकर्स जिन्होंने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से इसे डिकोड कर दिया गया। इस साइपर में जोडिक की एक कोई इम्पोर्टेंट बात तो नहीं थी और कुछ क्लू भी नहीं दिया था, लेकिन उसमें बताया था टीवी शो में जो कॉल आई थी वो मैंने नहीं की थी, ऐसा उसे जोडिक ने बताया। जोडिक ने लेटर के पेज में बताया कि अभी के बार उसने एक बॉम्ब बनाया है, इसे उसने बेसमेंट में रखा है और जोडिक की ये सबसे बड़ी गलती थी। अगर जोडिक सही बोल रहा था तो कंफर्म था जोडिक किसी अपार्टमेंट में नहीं रहता था, बल्कि किसी घर में रहता जहाँ पर बेसमेंट हो सकता है। उस वक्त की बात करें तो बे एरिया कॉमन था, यानी जोडिक बे एरिया में नहीं रहता था। अपने घर में बेसमेंट बताकर जोडिक ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कैथरीन जोन्स को किडनैप करने की कोशिश की, लेकिन लकीली बच जाती है। पुलिस ने कैथरीन को जोडिक का स्केच दिखाया तो उसने तुरंत ही पहचान लिया। बाद में कई सालों तक जोडिक लेटर लिखता है, यहाँ तक कि एक लेटर में जोडिक ने बॉम्ब की लोकेशन भी बताई। वहाँ पर
देखा गया तो वहाँ पर बॉम्ब नहीं पाया गया। जोडी का एक आखिरी लेटर 30 जनवरी 1974 को लिखा था, जिसमें मर्डर्स की गिनती 37 बताई गई और SFPD 0 यानी मैंने 37 मर्डर किए और सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट का स्कोर 0 है, ऐसा कुछ उसने बताया। लेकिन पुलिस हैरान थी कि जोडियक 37 मर्डर बताता है, लेकिन पुलिस को 5 मर्डर्स की ही जानकारी है। कुछ इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने जोडियक के मर्डर के तरीके और बिहेवियर पर गहरी रिसर्च की और पता चला कि जोडियक एक मामूली आदमी नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री ग्रेड की नौकरी रखने वाला है। क्राइम पर मिले जूतों के निशान और विंग वॉकर जूते के थे, जो मिलिट्री स्टोर पर ही मिलते हैं। इसके अलावा जोडियक क्रिप्टोलॉजी और साइपर में अच्छा नॉलेज रखता है, जिसने उसे मिलिट्री में हासिल किया हो। जोडियक ने अमेरिका में खौफ के नाम पर अपने नाम का एक इतिहास बना लिया था। कुछ लोग तो जोडियक होने का भी दावा कर बैठे थे, और वो ताकि उन्हें शोहरत मिल सके, जिसके कारण असली जोडियक तक पहुंचना पुलिस के लिए एक बहुत मुश्किल हो गया था। पुलिस को आर्थर आइस एलन नामक व्यक्ति पर शक जाता है। सारे सबूत उसी की ओर इशारा कर रहे थे। एक मिलिट्री बेस बैकग्राउंड होना, दूसरी उसकी घड़ी पर जोडियक नाम लिखा और लोगो भी बना हुआ था। लेकिन हैंड राइटिंग जो जोडियक ने लेटर्स लिखे थे उनसे मैच नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट्स भी मैच नहीं हुए। तो पुलिस ने इसे अपने कस्टडी में रखा और कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाती है। इसी प्रकार पुलिस 50 लोगों को गिरफ्तार कर लेती है, वो भी शक के तौर पर, बट जोडियक उसमें से नहीं मिलता है। इसी प्रकार जोडियक ने पुलिस को मात दी और मर्डर्स की दुनिया में एक अपना अलग ही नाम कमाया। इसका कोई पता नहीं चला कौन था, कहाँ से आया था। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से इस असल घटना की जानकारी मिली होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय।